नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आज अपन देखते हैं हिंदी साहित्य सृजन, हिंदी साहित्य लेखन की कौन कौन सी विधाएं हैं। हिंदी साहित्य को प्रमुख रूप से अपन दो प्रकार से लिख सकते हैं, दो प्रकार से उनका सृजन कर सकते हैं। वो दो विधाएं हैं प्रमुख रूप से हिंदी साहित्य सृजन की प्रमुख दो विधाएं, गद्य और पद्य। गद्य और पद्य, जैसा कि आप लोगों ने बाल्यकाल से अलग अलग कक्षाओं के अंदर आप लोगों ने हिंदी में कहानियाँ पढ़ी होगी, निबंध लिखे होंगे, नाटक पढ़े होंगे, कविताएं पढ़ी होगी, दोहे पढ़े होंगे, कबीरदास जी के दोहे पढ़े होंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मोटे रूप से यदि अपन इनको बांटें तो साहित्य सृजन दो प्रकार का होता है, एक होता है गद्य और दूसरा होता है पद्य। इसको यदि मोटे रूप से अपन समझना चाहें तो आप इसको समझें कि जितने भी प्रकार के दोहे हैं, गाने हैं, भजन हैं, या जिसको गाया जाता है, जिसको सुनते ही आनंदानुभूति होती है, मस्ती आती है, बाहर डीजे बजता है और अपन कक्षा में बैठे हुए अपना ध्यान उधर बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पर आनंद आ रहा है, आनंदानुभूति हो रही है। तो इस प्रकार की रचनाएं वो पद्य कहलाती है। और शेष रचनाएं जैसे निबंध है, कहानी है, एकांकी है, पत्र लेखन है, ये सारे गद्य लेखन में आते हैं। तो आइए अपन इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं, गद्य और पद्य। सबसे पहले अपन देखते हैं इनकी परिभाषाएं। गद्य की परिभाषा अपन देखते हैं, छंद, तुकबंदी और यति गति। इनको अपन अलग से विस्तार से अलग एक टॉपिक लेंगे, उसके अंदर समझेंगे कि यति किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं, तुकबंदी क्या होती है, इसको अपन अलग से समझेंगे। छंद, तुकबंदी और यति गति से मुक्त, यानी ये चीज़ें नहीं होती, इन चीज़ों से मुक्त होते हैं। छंद, तुकबंदी और यति गति से मुक्त तथा विचारपूर्ण वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। विचारबद्ध रचना को गद्य कहते हैं, यानी जिसके अंदर यति गति का हम ध्यान नहीं रखते, किसी प्रकार की तुकबंदी नहीं होती, किसी प्रकार के छंदात्मक छंद बनाने में जो नियम होते हैं उन नियमों का ध्यान नहीं रखा जाता, ऐसी जो वाक्यबद्ध रचना होती है उस रचना को गद्य कहते हैं। दूसरी होती है इसके बाद में पद्य, आरोह अवरोह। आरोह अवरोह का मतलब होता है उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव। जैसे अपन गाने गाते हैं, भजन गाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कई बार गायक होता है वो बहुत ऊंची आवाज़ दी जाता है, कई बार नीची आवाज़ दी जाता है। प्रार्थना बोलते हैं अपन, प्रार्थना के समय आप देखिए विभिन्न प्रार्थनाएं बोलते हैं तो उतार चढ़ाव होता है उनके अंदर, उसे कहते हैं आरोह अवरोह। इसका अपन अलग से एक टॉपिक लेंगे। आरोह अवरोह यति गति पूर्ण, आरोह अवरोह यति गति पूर्ण छंदबद्ध, छंद से संबंधित जितने भी व्याकरणिक नियम हैं वो नियमों का यहाँ पर पालन किया जाता है। आरोह अवरोह यति गति पूर्ण छंदबद्ध वह रचना जिसमें पाठक या श्रोता, पाठक यानी पढ़ने वाला, पाठक या श्रोता को रसानुभूति होती है। रसानुभूति का मतलब उसको अंदर रस आता है, आनंद आता है, मस्ती आती है, उसको सुनने का, गाने का मन करता है। साथ साथ आपने देखा होगा कई बार पड़ोस में कोई रेडियो बज रहा है, डीजे बज रहा है, हम साथ साथ गुनगुनाने लग जाते हैं, यानी हम उसकी रसानुभूति कर रहे हैं। तो रसानुभूति व आनंदानुभूति होती है, उसे पद्य कहते हैं। आइए अब अपन देखते हैं गद्य और पद्य में अंतर। परीक्षा की दृष्टि से जो भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, कक्षा 11 में गद्य और पद्य इनमें अंतर आता है। गद्य और पद्य की परिभाषाएं और इनमें अंतर बताइए। कई बार कक्षा 12 में आ जाती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के प्रश्नों में भी पूछा गया है, और जितनी भी कंपटीशन की परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उसके अंदर इसको विस्तार से बहुत ही बारीकी से पूछा जाता है। गद्य और पद्य में अंतर, अपन को इसका अंतर समझ में आना चाहिए। आइए इसके अंतर देखते हैं। सबसे पहला अंतर, गद्य जो लेखक होता है, गद्य को लिखने वाला लेखक कहलाता है। सबसे बड़ा अंतर, गद्य को लिखने वाला लेखक कहलाता है, किंतु पद्य को लिखने वाला जो पद्य उसको लिखता है, बल्कि इसके लिए शब्द काम आता है उसकी रचना करना, पद्य की रचना की जाती है। पद्य को लिखने वाला
कवि कहलाता है। आपने देखा हो कई भजन गायक होते हैं तो पीछे उस भजन के अंतिम कड़ी के अंदर वो अपना नाम बोलते हैं, जैसे मीरा कहे दास प्रभु, ठीक है, तो वो मीरा का पद हो गया। तो इस प्रकार की जो पद्य की रचना होती है, पद्य के जो लेखक होते हैं उसको कवि कहते हैं। तो बड़ा मोटा अंतर गद्य के लेखक को, गद्य को लिखने वाले को लेखक और पद्य के लिखने वाले को कवि कहते हैं। गद्य अनुच्छेद में लिखा जाता है, पैराग्राफ, पैराग्राफ अंग्रेजी शब्द है, अनुच्छेद इसका हिंदी शब्द है। गद्य जो लेखन होता है, आपने देखा होगा कहानियाँ आती है, निबंध आता है, तो अपन उसको एक पैराग्राफ में लिखते हैं। तो गद्य लेखन हमेशा पैराग्राफ में होता है, अनुच्छेद में होता है, जबकि पद्य की रचना विभिन्न चरणों में होती है। गाने के आपने देखे होंगे विभिन्न चरण होते हैं और चरण के बाद में वापस उसका मुखड़ा गाया जाता है। प्रार्थना भी आप बोलते हैं, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, और उसके बाद में फिर वो 2 लाइन आएगी, फिर वो वापस दया कर दान भक्ति का आएगा। तो पद्य जो होता है विभिन्न चरणों में या पंक्तियों में लिखा जाता है, यानी यहाँ पर गद्यांश नहीं होता है, यहाँ पर पद्यांश होता है, विभिन्न चरणों में लिखे जाते हैं। गद्य में प्रासंगिक कथाएं नहीं होती, बहुत बड़ा अंतर। पद्य जितनी भी होती है, आपने देखे होंगे मीरा के भजन, सूरदास जी के पद्य, तुलसीदास जी की चौपाइयाँ, उनके अंदर कुछ प्रासंगिक रचनाएं होती है। आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में या जो विभिन्न बड़ी कक्षाओं में भी हैं, तो आप लोगों के एक प्रश्न आता है, अंतरकथा लिखिए, अंतरकथा लिखिए। तो मीरा के पद में भी आते हैं कि डूब तो गजराज राखियो, तो वो उस गजराज की कथा अपन लिखते हैं। इसी प्रकार अंगद के पाँव वाली जो कथा आ जाती है, कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं से संबंधित, उस समय वो कालिया नाग के मर्दन किया जाता है, उसकी अंतरकथा पूछ ली जाती है। तो प्रासंगिक कथाएं जो होती हैं वो पद्य में होती है, जबकि गद्य में प्रासंगिक कथाएं नहीं होती। ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है। गद्य में मानवीकरण नहीं होता। मानवीकरण जो कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थी हैं, अलंकार आपने पढ़े होंगे, मानवीकरण अलंकार। और मानवीकरण अलंकार में होता क्या है, जो स्थूल वस्तु में होती है, जो निर्जीव वस्तु में होती है, तो उन निर्जीव वस्तुओं को साकार रूप देना, उनको सजीव रूप देना, इस प्रकार की साहित्यिक विधा है, जिसके अंदर जैसे नदी है, पर्वत है, झरने हैं, उसको किसी इसी प्रकार के, जैसे नदी चल रही है, जैसे कामिनी चल रही है। तो ये मानवीकरण अलंकार ये किस में होता है, पद्य में होता है। पद्य में मानवीकरण अलंकार होता है, क्योंकि उसको एक रूप दिया जाता है, सजीवता का रूप दिया था, सजीव चित्रण जिसे कहते हैं अपन, मानवीकरण अलंकार उसके अंदर पाया जाता है, मानवीकरण किया जाता है। और गद्य में मानवीकरण नहीं किया जाता। गद्य में यति गति और मात्राओं की गणना का ध्यान नहीं रखा जाता। यति गति, यति का मतलब होता है, इसको अपन वैसे अलग से टॉपिक लेंगे, तो यति और गति के अंदर जैसे एक दोहा होता है, दोहे के अंदर कितने वर्णों के बाद में रुकना है, कितने वर्णों के बाद में ठहराव है, ये यति गति के नियम कहलाते हैं। गद्य में यति गति और मात्राओं की गणना, मात्राओं की गणना जैसा कि आपने व्याकरण के अंदर पढ़ा होगा, इसके लिए अलग से एक वीडियो है, आप उसको विस्तार से अपन उसके अंदर समझ सकते हैं। मात्राओं की गणना किस प्रकार की जाती है, शब्दों की गणना कैसे की जाती है, गण कितने प्रकार के होते हैं, स्वगण, नगण, बगण, ये इस प्रकार के। तो वो गणना जो होती है, वो सारी गणना गद्य में नहीं होती, जबकि वो सारी गणनाएं, चाहे मात्रा की गणना हो, चाहे शब्दों की गणना हो, यति गति का नियम हो, वो सारे नियम पद्य में उन नियमों का ध्यान रखा जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अंतर हो गया। इसके अतिरिक्त ये मोटे रूप से ये 5 अंतर हैं। अब अपन इनकी कुछ विधाएं देख लेते हैं कि परीक्षा में कई बार आ जाता है कि भाई गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखो या पद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखो। तो गद्य में निबंध, एकांकी, नाटक, जीवनी, आत्मकथा, यात्राव्रत, रिपोर्टाज, कहानी, तो ये सारे गद्य की रचनाएं हैं। और भी काफ़ी रचनाएं हैं, ये कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, इसको आप समझें। पद्य में दोहा, कबीरदास जी के दोहे हैं, रसखान के दोहे हैं, बिहारी के दोहे हैं। चौपाई, तुलसीदास जी की रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं। चौपाई, सोरठा, राजारा सोरठा आपने पढ़े होंगे, मुख ऊपर मिठियास घटमाई खोटा गढ़े,
इसडासु इखलास राखीजे नई राजिया, ये सोरठा है राज्य का। सोरठा, कुंडलिया, गीतिका, हरि गीतिका, छप्पय, वंशस्थ और भी कुछ इसके अंदर विधाएं हैं जिसको अपन आगे पद्य की अलग अलग विधाएं पढ़ेंगे, उसके अंदर विस्तार से अपन पढ़ेंगे। फिलहाल अपन को थोड़ा सा एक अपना दिमाग के अंदर पिक्चर सेट करनी है कि गद्य और पद्य होता क्या है। मोटे रूप से अपन ने इसको देखा है, गद्य के रचनाकार को लेखक और पद्य के रचनाकार को कवि कहते हैं। इसके अंदर अनुच्छेद होते हैं, इसके अंदर चरण होते हैं। परीक्षा के अंदर एक विशेष बड़ा आप ध्यान दीजिए, परीक्षा के अंदर जो कक्षा बोर्ड की कक्षा है उसके अंदर गद्यांश आते हैं जिसके अंदर सप्रसंग व्याख्याएं होती है। तो अपठित गद्यांश भी होते हैं और अपठित पद्यांश तो कोर्स से आते हैं, पर जहाँ पर गद्य होता है तो उसको अपन गद्य से लिखेंगे उपरोक्त गद्यांश में, या उपरोक्त गद्यांश को हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है तो गद्य से गद्यांश। और पद्य से, जैसे मान लो कोई कविता आ गई सप्रसंग व्याख्या में, तो वहाँ पर अपन कह सकते हैं उपरोक्त पद्यांश, पद्य से पद्यांश, पद्य का अंश। तो इस प्रकार अपन मोटे रूप से गद्य और पद्य को समझ सकते हैं और इनका अंतर देख सकते हैं। आप सभी इनकी परिभाषा याद करें, इनको समझें, इनके अंतर याद करें, इनकी प्रमुख विधाएं याद करें। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आया होगा। आपकी इससे संबंधित और क्या जिज्ञासा है, क्या प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।